पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में इनिशियल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया अभी। नाउ अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक arsenic, antimony, bismuth, phosphorus, nitrogen, and so on. Physical properties of 15 group elements. 15 group elements की physical property क्या क्या है? Number 1, सबसे पहले आता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब ये जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, ये रियल में आपको इनका फिजिकल स्टेट है क्या, ऑर्डर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी कैसी है, कलर कैसा है, एवरीथिंग। सबसे पहला मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, और उसके भी पहले मैं अगर बात करूं आपसे तो वो फर्स्ट पॉइंट रहता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप or especially in a 15 group. On moving up to down in a 15 groups, atomic radius simultaneously increases. Atomic radius simultaneously increases because क्यों increase हो रहा है atomic radius? Because number of electrons is increases, because energy cell is increases, energy level is increases. इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखेंगे नाइट्रोजन में वो सेकंड लेवल पे था, जैसे वो नाइट्रोजन फास्फोरस में आया वो थर्ड लेवल में चला गया। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे लेवल उसका चेंज करता गया उसका ऑर्डर अपने आप शिफ्ट होता गया। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप हमने पहले स्टार्ट किया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाउ तो एटॉमिक रेडियस में आप लोग नोट डाउन करना चाहते थे, सर थे ऑन मूविंग अप टू डाउन, on moving up to down atomic radius is increases। up to down में जैसे आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी अगर आपको ऑर्डर दिया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है तो बिस्मथ की, सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है तो नाइट्रोजन का। यह ऑर्डर आपको याद रखना है। एटॉमिक रेडियस के बाद सेकंड पॉइंट इज कलर। कलर 15 ग्रुप एलिमेंट्स, कलर इनका जितने भी एलिमेंट्स सब कलरलेस गैसेस के फॉर्म में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी एटलॉइड में इंक्लूड है, ठीक है, और बिस्मथ जो है वो मेटल के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। सब कलरलेस है, किसी को पर्टिकुलर खास कलर नहीं है, कलरलेस है। नाउ कलरलेस थर्ड पॉइंट, थर्ड आता है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो डेंसिटी में क्या होगा, ऑन मूविंग अप टू डाउन इन द 15 ग्रुप्स, एक ग्रुप में आप 15 ग्रुप में अप से डाउन की ओर जा रहे हैं नीचे, तो डेंसिटी इज साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। डेंसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी डेंसिटी। व्हाई? बिकॉज व्हाई डेंसिटी इंक्रीजेस? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज द साइज ऑफ एटम, अब जैसे जैसे एटम का साइज देखते जा रहे हैं, बिकॉज साइज ऑफ एटम इज साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। एटम का साइज जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि एटम अपने साइज में एक्सपांड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। बिकॉज एनर्जी लेवल इज इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो डेंसिटी is simultaneously increases on moving up to down the 15 groups, density
साइमल्टेनियसली मतलब बिल्कुल लगातार एक के बाद एक जैसे आप एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे ये इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो डेंसिटी ऑन मूविंग अप टू डाउन में डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट अगला फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। नाउ फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर जो है किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आप जैसे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस बिकॉज अप टू डाउन में जैसे आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम होता जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी अफेक्ट करेगा। EN से जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस पास में रहेगा। न्यूक्लियस पास एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रहने के कारण ही वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को, यानी अप टू डाउन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के साथ ही लिंक रहता है आपका एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। यानी अगर हम ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, अगर 15 ग्रुप में नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक नीचे आता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इट मींस एसिडिक कैरेक्टर इज आल्सो डिक्रीजेस। और अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इस मीन इसका अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यानी डिपेंड, सब एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के, डिपेंड करता है कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव अप टू डाउन डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर डाउन जा रहा है, कम होता जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लिखेंगे अप टू डाउन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मैंने आपको बताया जैसे क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। इलेक्ट्रोनेट डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। 6 नंबर, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर अप टू डाउन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। अगर एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 पे देखिए आप, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है अप टू डाउन जाने पे, तो बेसिक कैरेक्टर जो है और बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। 8 नंबर पे आपको आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने देखा कि अगर सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में कि हमें आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखिए आप लोग, मैं आपको फिर से बता रही बार, आउटर मोस्ट सेल में आपने देखा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, सब हमने नाइट्रोजन देखा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन,
7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, यानी हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2,5। आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, लेकिन जो इसकी वैलेंसी है वो वैलेंसी है 3। वाई 3? बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। 3 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट या सिमिलर एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। इसकी कॉम्बिंग कैपेसिटी जो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो 3 है। और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 है, इसीलिए इसका हमने जो अरेंजमेंट किया है उस तरीके से लिखा हुआ है। कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 की जगह पे -3 मोर कॉमन होता है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, लेकिन सारे एलिमेंट हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -3 शो नहीं करते हैं। कुछ एलिमेंट्स के अलावा भी शो करते हैं, जैसे -3 के साथ साथ सम टाइम पे ये अप टू +5 तक भी जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के +5 के बीच का कुछ भी हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में -3 से लेकर के +5 तक सब ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, -3 to +5। डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जो अलग अलग तरीके से समझाया गया है, बताया गया। जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे सभी का बैलेंसिंग, सभी का सेक्शन, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी का वर्जन, सभी का डिवीजन अलग अलग दिया गया है। ये डिपेंड करता है कि आपने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे ही आप बात करेंगे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, तो -3 मोर कॉमन, बट अगर नाइट्रोजन के पास कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो नाइट्रोजन को फिर -3 से प्लस में आना पड़ता है और अपने ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की जगह पे प्लस में आ जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अब कौन सा एलिमेंट किसके साथ है। नाउ अब मैं आपको कुछ नाइट्रोजन के सारे अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर समझाता हूँ, जिसमें नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कैसे, देखिए आप इसको नोट करिए। पहला नाइट्रोजन फैमिली के बारे में स्टार्ट कर रहा था, तो आपको मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा मैंने आपको भी बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें नाइट्रोजन जो है वो सबसे खास एलिमेंट है और नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5 -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे देखते हैं हम लोग, है ना। अलग अलग टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है। सबसे पहले नंबर 1 फास्फोरस, यहां देखिएगा आप लोग, नंबर 1 N2O। N2O ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में, और अलग अलग सेक्शन में क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। अगर हम स्टार्ट करें +3 से और -3 से ही तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसके पहले से एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, अमोनिया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया NH3 अमोनिया। अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। इसके बाद हम लेंगे अमाइड ग्रुप NH2। अमाइड में इसका -2 है, अमाइड में -1 है, और डाइनाइट्रोजन N2 में ये
0 पे है। अब यहाँ से इसकी स्टार्टिंग आगे बढ़ाएंगे हम इसके ग्रुप को। नाइट्रस ऑक्साइड N2O में +1 है, N2O3 N2O3। ये इसके पहले आप इसमें स्टार्टअप कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसमें ये +2 पे है। देन N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जहाँ पे +3 पे है। N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जहाँ पे +4 में है। एंड लास्ट इज N2O5, जहाँ पे +5 पे। यानी कि आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग के कुछ ग्रुप्स हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 NH3 अमोनिया, जहाँ ये -3 पे है। सेकेंड इज NH2, जहाँ -2 पे है। थर्ड NH -1 N2 0, N2O +1, NO +2, N2O3 +3, N2O4 +4, N2O5 +5। आप देख रहे हैं कि अलग अलग फॉर्मूले में नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर हर बार चेंज कर रहा है। यानी कोई एक फिक्स स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, फिर भी नाइट्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -3 हम लोग मानते हैं। -3 इसका बहुत कॉमन है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है। लेकिन अलग अलग केसेस में ये -3 से -2, -1, 0, +1, +2, +3 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फास्फोरस जनरली 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। आइदर जैसे +3 +5, +3 +5 फास्फोरस के बहुत ज़्यादा कॉमन है। PCl3, PCl5, P2O3, P2O5, है ना। तो ये अलग अलग P2O3 और P2O6 दो अलग से अलग अलग डिवीजन है, जिसके फास्फोरस ये बहुत ज़्यादा कॉमनली शो करता है। नाउ अगला इसी के अंदर एक और सेक्शन आता है जब हम फास्फोरस का नंबर -3 +3 देखते हैं। +3 ये खासकर PCl3 में शो करता है और +5 ये PCl5 में शो करता है। उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ 90% इन मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर -3, 2, +5 ऑक्सीजन नंबर शो करता है। वेरिएबल है, डिफरेंट टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला एटोमिसिटी और मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी और एटोमिसिटी में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन एक डायटोमिक है, डायटोमिक एलिमेंट है। N2 फॉर्म में स्टेबल होता है। लेकिन वहीं पे आप फास्फोरस को देखेंगे तो फास्फोरस टेट्राएटोमिक है, टेट्राएटोमिक कंडीशन है इसकी। टेट्राएटोमिक में क्या होता है कि फास्फोरस अपने साथ 4 डिफरेंट फास्फोरस साथ लिंक होता है। P4 फॉर्म में रहता है फास्फोरस, टेट्राएटोमिक फॉर्म में स्टेबल है। P4 चारों फास्फोरस एक दूसरे लिंक होते हैं, जिसमें इसका अरेंजमेंट जो है वो कुछ अलग स्टाइल में होता है, डिपेंड करता है फास्फोरस कैसे है। टेट्रावेलेंट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। मोनोवेलेंट, डायवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट अलग अलग कंडीशन है। ठीक है। तो ये यहाँ पे टेट्रावेलेंट फॉर्म में रहता है। P4 फॉर्म में अलग अलग 4 एलिमेंट ज्वाइन होते हैं, एलिमेंट के फास्फोरस के एटम, और वो सब मिलके एक टेट्रावेलेंट फॉर्म बनाते हैं P4 का, जो मोस्ट स्टेबल है। वैसे ही सल्फर एसिड फॉर्म में होता है ऑक्टाहेड्रल स्टेज में, ये टेट्रावेलेंट फॉर्म में होता है, ऑक्टावेलेंट फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन डायटोमिक है, जो आपको सामने मेंशन किया गया है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आता है।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, बिकॉज नाइट्रोजन फास्फोरस गैस के फॉर्म में होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है ना, 0 से भी कम है, लेस देन 0। बट नीचे आप जैसे जैसे ग्रुप में आएंगे तो किसी भी ग्रुप में अप टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आप मूवमेंट करते हैं। 15 ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जाता है। जैसे जब ग्रुप में बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज मेटेलिक नेचर चेंज होता जा रहा है। पहले अगर ये नॉन मेटल के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है, फिर नॉन मेटल से मेटलॉइड और मेटलॉइड से मेटल फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, बिस्मथ एक मेटल की तरह बुक करता है। ऐसे धीरे धीरे ग्रुप में नीचे आने से इनके कैरेक्टर्स जो है वो कंटिन्यू चेंज होते जाते हैं और इनके कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं, जो डिपेंड करता है। अगला, ये हमारे इनिशियल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, एटॉमिक रेडियस, यस एक और पॉइंट होता है यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा सेक्शन है, वो भी पहले बता दूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है पहले अपने ये समझना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। एक आउटर मोस्ट सेल से एक आइसोलेट एटम को गैसेस फॉर्म में चेंज करना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड आप जाते जाएंगे तो न्यूक्लियस का जो पावर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो चार्ज धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे चार्ज जो है वो कम होता जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पकड़ है, आपकी जो रेंज है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास कम तरीके से अटैच कर पा रहा है, इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइमल्टेनियसली डिक्रीजेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, देन डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एटम की एटॉमिक रेडियस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एटम का साइज बढ़ता जाएगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां से अलग हट जाएगा, जिसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगा। इट मींस जैसे जैसे आप ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। It means on moving up to down in a group, ionization enthalpy is simultaneously decreases. आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने से धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद ये बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगला, लेकिन एक ग्रुप के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो नाइट्रोजन के पहले आप देखेंगे तो कार्बन एलिमेंट है और नाइट्रोजन के बाद आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एलिमेंट है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमने एक बात और पढ़ा है बहुत अच्छे से, वो क्या कि किसी भी ग्रुप में आप अप टू डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम किसी भी पीरियड वाइज बात करें, लेफ्ट से राइट जाने पे, अगर हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर अगर हम जाते हैं एक पीरियड में, तो लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट राइट जाने से इसका जो
आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एंट्रोपी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। अगर लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये जब हम सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से ये एक पीरियड के हिसाब से सेकेंड पीरियड में एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। एलिमेंट के बढ़ने के साथ साथ नाइट्रोजन का एंथैल्पी कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ही है, लेकिन ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, कार्बन से तो ज़्यादा ही है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, दोनों से ज़्यादा है। कार्बन से ज़्यादा होना तो सही है, रूल को फॉलो करता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, ऐसा क्यों? यस, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल जो है पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं वो पी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है या फिर हाफ फिल्ड नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन के केस में आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s2, 2s2 एंड 2p3। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम इसका कॉन्फ़िगरेशन p वाले में कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे। p ऑर्बिटल में और उसका ओरिएंटेशन 3 होता है, कुछ इस तरीके से। ये हाफ फिल्ड स्टेज होती है जब पूरे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आधे फिल्ड हो गए हैं, जैसा हाफ फील्ड अरेंजमेंट। और हाफ फील्ड अरेंजमेंट भी फुल फील्ड की तरह ही एक स्टेबल होता है, ठीक है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फुल फील्ड की तरह स्टेबल है। दूसरे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 8 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 1s2 के साथ 2s2 2p4। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप जब p वाले में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो p में 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है, 1 2 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो px में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये कंडीशन ना तो हाफ फील्ड की है और ये कंडीशन ना ही फुल फील्ड की है, हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट, अगर दोनों में हम इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन देखेंगे, अगर हम दोनों में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने का तरीका देखेंगे तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है जो मोर स्टेबल है देन अनदर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन मोस्ट स्टेबल है, और अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, स्टेबल फॉर्म में है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने में, हटाने में आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंट्रोपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जब स्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा है, और अगर अनस्टेबल है तो वो फिर कम हो जाएगा। यही कारण है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू द फॉस्फोरस और ऑक्सीजन,
ओके, तो करेक्ट आंसर इज ये वाला आपका आंसर रहेगा। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, और उसके बाद जाकर के कहीं कार्बन का आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एक और इसी के अंदर सेक्शन आता है और वो आता है इसका एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, अल्कलाइन कैरेक्टर, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और लास्ट बस मोस्ट टाइम पे सेक्शन इज एटॉमिक ऑर्डर के हिसाब से आप सेक्शन आप अरेंज करते जाएंगे, उस हिसाब से आप पूरे ग्रुप को सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी के बारे में जो आपको नोट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा।